दोस्तों क्या याद करोगे लॉन एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलते हैं मरी पार्टनर नावल की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। इसे घेर ना लिया जाए। देवी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने इसे घूरा। करिश्मा इस बंगले में अकेली आई है, देवी ने वजाहत की। हम सुरंग के रास्ते तहखाने में घुसकर इसे पकड़ ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है देवी, मैंने कहा। क्या अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस कदर अय्यार औरत है? वो अंदर तो अकेली आई है, लेकिन बाहर यकीनन इसका कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा। और फिर तुम दोनों ने एक और बात पर गौर नहीं किया। वो किया? इस मर्तबा कांवरी ने भी सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। इस रोज पुलिस यहाँ सुबह 7 बजे पहुंची थी, हालांकि बौछार 4 बजे के करीब हुई थी। मैंने कहा, पुलिस ने आज तक इस बंगले का रुख नहीं किया। करिश्मा बहुत ऊंची शय है। कांवरी तुम तो इस रात खंदर के तहखाने में अपनी आंखों से देख चुकी हो। करिश्मा मनीलाल की रखेल नहीं थी। वो इससे बहुत ऊपर की चीज है, और मैं दावे से कहता हूं कि इसके पास कोई बहुत बड़ा सरकारी ओहदा भी है। इसने पुलिस को इस बंगले से दूर रखा होगा, और अब जबकि हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम काम पाया तकमील को पहुंच चुके हैं, हमें इस मौका पर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि फिर किसी उलझन में पड़ जाए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, कांवरी ने सर हिला दिया। अब हमें सिर्फ ये करना है कि खामोशी से इस शहर से निकल जाए। मैंने कहा, आज मैं जरूरी मालूमात हासिल कर चुका हूँ। हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि कांवरी के चेहरे पर कुछ उदासी सी छा गई थी। वो लीवर के जरिए तहखाने के कैमरे को हरकत देते हुए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। करिश्मा अब भी तहखाने में थी। तकरीबन 1 घंटे तक करिश्मा तहखाने की दीवारों से सर फोड़ती रही और फिर बाहर आ गई। वो कुछ ऊपर के कमरों में घूमती रही, फिर बाहर निकल गई। कांवरी ने कैमरा ऑफ कर दिया और गहरा सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगी। इसके बाद भी हम काफी देर तक बातें करते रहे, फिर एक ही बेड पर आड़े तिरछे होकर सो गए। 2 दिन और गुजर गए। इसी दौरान कोई खास वाकया पेश नहीं आया, सिवाय भरपूर रंग रुलियों के। तीसरे रोज जयपुर से वो बस आने वाली थी जिसका मुझे इंतजार था। मैं और कांवरी वक्त से पहले ही बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गए थे। मैं इस वक्त भी सिख के गेटअप में था और मेरे साथ देवी भी थी। हम कुछ देर एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे और फिर बस स्टैंड पर आ गए। इसके चंद ही मिनट बाद बस पहुंच गई। ड्राइवर मोहन सिंह मेरी तरह ऊंचा आदमी था। इसकी दाढ़ी और मूंछें भी मेरी ही तरह थीं। वो इंजन बंद करके जैसे ही नीचे उतरा, मैं देवी लेकर सामने आ गया। भले भाई भले, वो मुझे देखकर खुश होते हुए बोला। अपने घर से दूर किसी हम वतन को देखकर खुशी तो होती ही है। आज तो यहाँ अपने शहर के बंदे नजर आ रहे हैं। सत श्री अकाल मोहन सिंह जी, मैंने हाथ मिलाते हुए कहा। सत श्री अकाल जी, मोहन सिंह बोला। अब कैसी हैं सरेंद्र कौर जी? बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। अब होटल में भी नजर नहीं आती। भला नौकरी छोड़ तो नहीं दी? हाँ सरदार जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है, देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसने शायद मोहन सिंह को अपना नाम सरेंद्र कौर बता रखा था। आज इधर कैसे फिर रहे हो? मोहन सिंह बोला। और अब सरदार जी, क्या शगल है आपका और उनसे आपका? ये मेरी दोस्त हैं सरदार जी, मैंने जवाब दिया। मैं चंद रोज पहले ही जालंधर से यहाँ आया हूँ। कल इत्तेफाक से सरेंद्र कौर से मुलाकात हो गई। ये भी जालंधर की रहने वाली है और आपके मोहल्ले की है। मैं इसके सिलसिले में आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। हुक्म करो सरदार जी, वो बोला। ऐसे नहीं मोहन सिंह जी, मैंने कहा, बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तो आप वैसे भी थके हुए हैं, लंबे सफर से आए हैं। ये सफर तो हमारा रोज का काम है बादशाहो, पर आप भी ठीक कहते हैं, कहीं बैठकर बातें होंगी। जरा यहीं ठहरो, मैं दफ्तर में चक्कर तो लगा आऊं। बस के तमाम मुसाफिर उतर चुके थे। कंडक्टर बाज मुसाफिरों का छत पर लदा हुआ सामान उतार रहा था। ओरे विक्रम चंद, मोहन ने मुंह उठाकर कंडक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। फारिग होकर बस को शेड में लगा देना, मेरे बेली मिल गए हैं, मैं जा रहा हूँ। वो चंद गज दूर दफ्तर की तरफ बढ़ गया। देवी तो बाहर रुक गई थी, मगर मैं मोहन सिंह के साथ ही दफ्तर में दाखिल हो गया। वहां 3-4 आदमी बैठे हुए थे। मोहन सिंह ने उनसे मेरा भी तारुफ करा दिया और अपने काम के बारे में बातें करने लगा। दफ्तर से बाहर आकर हम कुछ दूर तक चलते रहे, फिर एक रेस्टोरेंट में चाय पी और फिर मोहन सिंह हमें अपने डेरे पर ले आया। ये एक छोटा सा कमरा था जहां वो अपने कंडक्टर के साथ रात गुजारा करता था।
दो झूलती सी चारपाइयां बिछी हुई थीं जिन पर बिछे हुए बिस्तर इतने मैले थे कि देखकर ही कराहियत आती थी, मगर हमें मजबूरना उन पर बैठना पड़ा। मोहन सिंध सामने वाली चारपाई पर बैठ गया था। इसकी नजरें बार बार देवी के सरापा का जायजा ले रही थीं। हाँ जी, अब बताओ क्या बात है? आखिरकार मोहन सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए बोला। बात यह है सरदार जी कि यहाँ हमें एक ऐसी नौकी मिली है जो जयपुर में अपने माँ बाप से नाराज होकर घर से निकल गई थी। यहाँ वो कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई, लेकिन 2 दिन पहले इससे हमारी मुलाकात हो गई। वो कुछ परेशान लग रही थी। सरेंद्र कौर के पूछने पर इसने हमें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब वो पछता रही है और घर वापस जाना चाहती है, लेकिन डरती भी है कि इसके माँ बाप शायद इसे घर में ना घुसने दे। लेकिन कोई सियाना बंदा साथ हो तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। इसके माँ बाप को समझाया जा सकता है। तो फिर कोई ऐसा सियाना बंदा मिला? मोहन सिंह ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बंदा ऐसा भी हो, मैंने कहा, जो काबिल हो। सरेंद्र कौर ने अब का जिक्र किया था। जवान लड़की का मामला है। अब से सरेंद्र कौर की थोड़ी बहुत जान पहचान तो है ना, इसलिए हम अब के इंतजार में बस स्टेशन पर खड़े थे। भला मैं क्या कर सकता हूँ? मोहन सिंह बोला। वैसे वो मेरा मतलब समझ गया था और इसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। हमारा ख्याल है इस लड़की की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए। मैंने कहा, अब तो कल जयपुर वापस जा रहे हैं, इस लड़की को भी साथ ले जाइए और इसके घर पहुंचा दे। बड़ा सवाब का काम है सरदार जी। वो लड़की है कौन? कहा है? सरदार मोहन सिंह बोला। फिर कोई झगड़े वाली बात तो नहीं? नहीं मोहन सिंह जी, मैंने कहा, झगड़े वाली बात होती तो हम इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देते, पर वो शरीफ खानदान की लड़की है। मैं तो खुद इसके साथ चला जाता, मगर मेरी नई नौकरी है सरदार जी। ठाकुर वर्धन सिंह के पास गार्ड मुलाजिम हुआ हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अब चाही तो इस लड़की से मिल ले, वो खुद ही आपको सारी बात बता देगी। ठीक है भाई, चलो मैं मिल लेता हूँ इससे, मोहन सिंह ने कहा। और इस वक्त मोहन सिंह का कंडक्टर भी आ गया। ओरे विक्रमचंद, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, हो सकता है वापसी में देर हो जाए, मोहन सिंह ने कहा। बल्कि ये भी हो सकता है कि सरदार जी रात को वापस ही ना आ रहे, ये सुबह अड्डे पर ही पहुंच जा रहे, मैंने कहा। आहू भाई, मोहन सिंह जल्दी से बोला, अगर मैं ना आया तो तुम सवेरे अड्डे पर पहुंच जाना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओ हम इस कमरे से निकल आए और मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए देवी के मकान पर पहुंच गए। हम अपना प्रोग्राम तय करके ही घर से निकले थे और कांवरी प्रोग्राम के मुताबिक हमसे पहले देवी के मकान पर पहुंच चुकी थी। वो हमारा सामान भी ले आई थी जो हमें साथ ले जाना था। अंदर आने के बाद मोहन सिंह ने कांवरी को देखा तो इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। ओए, ये कड़ी है? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। आहू मोहन सिंह जी, बड़ी मजलूम कड़ी है, मैंने जवाब दिया। मोहन सिंह देर तक कांवरी को देखता रहा। लगता था जैसे इसकी नजरें कांवरी के कपड़ों के अंदर का भी जायजा ले रही हूँ। वो कांवरी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और कांवरी बड़ी मजलूम और मस्कीन की बनी बैठी इसकी बातों का जवाब दे रही थी। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं कुछ खाने को ले आ रू, मैंने उठते हुए कहा। मैं मकान से निकलकर तकरीबन 2-3 घंटों तक उधर उधर टहल कर वक्त गुजारता रहा और फिर 11 बजे के करीब कुछ खाने पीने का सामान और शराब की 2 बोतलें लेकर वापस आ गया। इस दौरान सरदार मोहन सिंह उन दोनों से अच्छा खासा बेतकल्लुफ हो चुका था। कांवरी राजस्थानी लिबास में मोहन सिंह पर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रही थी। 12 बजे के करीब हमने खाना खत्म किया और फिर पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ। पीने वाला सरदार मोहन सिंह था और पिलाने वाली ऐसी 2 हसीनाएं जिन पर जमाना मरता था। मैं इस वक्त बड़ी खूबसूरती से वहां से हिट गया था कि वो दोनों इसे संभाल लेंगी और मोहन सिंह तो रात के किसी हिस्से में वापसी का सोच भी नहीं सकता था। मैं सुबह 6 बजे तक इत्मीनान से सोता रहा और फिर देवी ने मुझे जगा दिया। मैं दूसरे कमरे में आया तो मोहन सिंह नशे में धत पड़ा हुआ था। कांवरी की आंखें भी रात भर जागने से सुरा हो रही थीं। बस 8 बजे रवाना हुई थी। मैंने और देवी ने तैयारी शुरू कर दी। मैंने मोहन सिंह की जेब से इसका लाइसेंस वगैरह निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और देवी की तरफ देखने लगा। राजस्थानी लिबास के साथ इसने चेहरे पर बड़ा भोंडा मेकअप किया था। राजस्थानी लिबास भी ऐसा था जो आमतौर पर बड़ी बूढ़ियां पहनती थीं। एला थाला लिबास जिससे पूरा जिस्म थका हुआ था। इसमें किसी मर्द के लिए कोई कशिश नजर नहीं आती थी। इसने कपड़े का एक थैला बगल में दबा लिया जिसमें एक जोड़ा मेरा, 2 जूड़े इसके अपने, एक खतीर रकम और कीमती जेवरात थे। लाखों की मालियत के ये जेवरात कांवरी ने इसे जबरदस्ती दिए थे। हमारे फरार की कामयाबी का दार ओ मदार तुम पर है कांवरी,
मैंने कांवरी की तरफ देखते हुए कहा, इसे दोपहर से पहले यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, कांवरी ने कहा, दोपहर तो किया, इसे शाम तक होश नहीं आएगा कि ये कहा है। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे अपने आप से अलग किया। मुझसे अलग होकर वो देवी से लिपट गई। वो बड़ा जज्बाती मंजर था। दोनों की आंखों में आंसू थे। मुझे भी कांवरी से जुदा होने का बेहद अफसोस हो रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई और बेतहाशा बोसे देने लगी। मुझे पूरी तरह एहसास था कि हम इसे किस पोजीशन में छोड़कर जा रहे थे। कोई मामूली सी गलती इसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। अपना ख्याल रखना, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हालात पर सुकून होते ही यहाँ से निकल जाना, जिंदगी रही तो फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। तुम भी अपना ख्याल रखना, कांवरी ने कहा, और तुम भी। वो आखिरी जुमला इसने देवी की तरफ देखते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में लेकर चंद मिनट पागलों की तरह बोसे किए और हम मकान से बाहर आ गए। इस वक्त गिल्ली में इक्का दुक्का लोगों की आमद और रफ्त थी, लेकिन सब अपने अपने ध्यान में थे। किसी को इससे गरज नहीं थी कि कौन यहाँ से जा रहा है। गिल्ली के मोड़ पर पहुंचकर हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। कांवरी अब भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हम दोनों ने हाथ हिलाया और दूसरी तरफ मुड़ गए। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे। देवी ने थैला चादर के नीचे बगल में दबा रखा था। बस स्टेशन के करीब पहुंचकर हम एक दूसरे से अलग हो गए। ये सियाहत का सीजन था। माउंट इबू आने वाली बसें मुसाफिरों से भरी हुई थीं, मगर बाहर जाने वालों की तादाद कम थी। बुकिंग विंडो के सामने सिर्फ 2-3 मुसाफिर थे। देवी भी लाइन में लग गई। मैं बस की तरफ आ गया। बस में पहले से मुसाफिर बैठे हुए थे। कंडक्टर विक्रम चंद छत पर सामान बांध रहा था। इस वक्त 8 बजने में 5 मिनट थे। विक्रम चंद ने मुझे देख लिया और वहीं से चीख कर बोला, सरदार जी, अपना उस्ताद कहाँ है? सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तुम जरा नीचे आओ। मैंने इसे हाथ से इशारा किया। वो रस्सी को गिरा लगाकर नीचे उतर आया। क्या बात है सरदार जी, उस्ताद कहाँ है? इसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे से किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। एक गड़बड़ हो गई है विक्रम चंद, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम्हारा उस्ताद मोहन सिंह तो बिल्कुल ही खिस गया निकला। क्या हुआ सरदार जी? विक्रम चंद की आंखों में तशवीश उभर आई। ओ, होना क्या था, रात को गिलास पर गिलास चलाता रहा, मना करने के बावजूद नहीं माना। सुबह होते ही उल्टियां शुरू कर दें। तबीयत इतनी खराब हुई कि अस्पताल ले जाना पड़ा। अभी मैं इसे अस्पताल छोड़कर आ रहा हूँ, शाम तक तो वो अपने हवास में नहीं आ सकेगा। ये तो गड़बड़ हो गई सरदार जी, विक्रम चंद फिक्रमंद लहजे में बोला। इस वक्त तो अड्डे पर कोई और ड्राइवर भी नहीं है और हमारी बस के रवाना होने में सिर्फ 3-4 मिनट रह गए हैं। मोहन सिंह ने इसलिए मुझे भेजा है। मैं भी बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। इसने कहा था कि विक्रम चंद भी बड़ा अच्छा ड्राइवर है। हम दोनों बारी बारी चिल्लाते हुए बस ले जाएंगे। वो कल सुबह किसी बस से आ जाएगा। मैंने विक्रम चंद को अच्छा ड्राइवर इसलिए कह दिया था कि पुराने कंडक्टर आमतौर पर पूरे नहीं तो आधे ड्राइवर जरूर बन चुके होते हैं। मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, विक्रम चंद ने कहा। वैसे बुरा ना मानना सरदार जी, कल रात वो नारी कौन थी आपके साथ? वो ऐसे ही मिल गई थी, शगल मेले के लिए, मैंने इससे नजरें चुराते हुए कहा। समझ गया सरदार जी, विक्रम चंद बोला। अपना उस्ताद सारी तनख्वाह इसी तरह शगल मेले पर खर्च कर देता है। कोई खूबसूरत नारी हो तो वो सब कुछ भूल जाता है। आइए, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हम दोनों मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हो गए। इस वक्त वो अकेला ही था। मैनेजर उधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी था, तोंद मटके की तरह फूली हुई थी। सर गंजा और खोपड़ी के पिछले तरफ बालिश्त भर लंबी चोटी थी। माथे पर सुर्ख टीका भी लगा हुआ था। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कट्टर हिंदू है। विक्रम चंद मध्यम लहजे में इससे बात करता रहा। मैनेजर की पेशानी पर बिल पड़ गए। मोहन सिंह का कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, इसने कहा। फिर मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आहू जी, मैंने जेब से बलदेव सिंह वाला लाइसेंस निकाल लिया और इसका सिर्फ झलकारा देकर दोबारा जेब में डाल लिया। ठीक है सरदार जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। इस वक्त अड्डे पर कोई और ड्राइवर नहीं है, मजबूरी है, आज तुम ही गाड़ी ले जाओ, मगर संभाल के चिल्लाना, रास्ता खतरनाक है। मैंने बड़े बड़े खतरनाक रास्तों पर गाड़ी चलाई है जनाब, मैंने कहा। ठीक है, जाओ, टाइम हो रहा है, मैनेजर बोला। हम दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। कंडक्टर तो वाउचर लेने के लिए असिस्टेंट मैनेजर के कमरे की तरफ चला गया और मैं बस में सवार हो गया।
ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले मैंने मुसाफिरों पर निगाह डाली। देवी चौथी सीट पर खिड़की की तरफ बैठी हुई थी। इसने चादर से घूंघट डाल रखा था। इसके साथ एक भारी भरकम उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करने से पहले गियर बक्स और दालिज वगैरह का अच्छी तरह जायजा लिया और अल्लाह का नाम लेकर अग्निशन घुमा दी। छोटी गाड़ियां चलाने में तो मैं अपने आप को बहुत माहिर समझता था, मगर कार और बस में बड़ा फर्क होता है। विक्रम चंद भी बस में आ गया। इसने सरसरी अंदाज में बस के अंदर का जायजा लिया और दरवाज़ा बंद करके मुझे रवानगी का इशारा कर दिया। मैं अल्लाह का नाम लेकर बस को हरकत में ले आया। शहर से बसों की आमद और रफ्त का रास्ता मुझे मालूम था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में और बहुत हल्की रफ्तार से बस को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ दिलवाला रोड पर ले आया। यही सड़क इबू रोड रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी और वहां से मुख्तलिफ शहरों की तरफ सड़कें निकलती थीं। शहर से निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान पर बादल तो पिछले 2-3 दिनों से नजर आ रहे थे और अब उन्होंने अचानक ही बरसने का फैसला कर लिया था। माउंट इबू से 15 मील आगे किसी देहात की तरफ एक रास्ता फूटता था। इस मोड़ पर पुलिस की आर्जी चौकी बनी हुई थी। लोहे की जंजीर लगाकर सड़क बंद कर दी गई थी। मैंने बैरियर के करीब पहुंचकर बस रोक ली। विक्रम चंद ने दरवाज़ा खोल दिया। 2 पुलिस वाले अंदर घुस आए और मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। 2-4 आदमियों से उन्होंने कुछ सवालात भी किए थे। उनके अंदाज और लहजे में बड़ी बदतमीजी थी। एक उधेड़ उम्र मुसाफिर तो उनसे उलझ भी पड़ा था। आतंकवादियों की तलाश है, उन्हें तो पकड़ नहीं सके, साले जिन्नों को परेशान करते हैं। वो शख्स बलबला रहा था। एक पुलिस वाला तो इसे बस से उतारने पर तैयार हो गया था। इस मौका पर दूसरे मुसाफिरों को मुदाखलत करनी पड़ी। मैं खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। पुलिस वालों ने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि मेरी तरफ देखा तक नहीं था। ड्राइवरों को शायद वो मुस्तसन समझते थे। तकरीबन 15 मिनट बाद बैरियर हटा लिया गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके बस आगे बढ़ा दी। बूंदाबांदी का फायदा मुझे हुआ था। अगर बारिश ना होती तो मुझे बस तेज चिल्लाना पड़ती और वो सूरत हाल खतरनाक होती। मेरे लिए बस को संभालना मुश्किल हो जाता। बारिश की वजह से मैं बस को हल्की रफ्तार से चलाता रहा। इस तरह बस भी मेरे कंट्रोल में रही। इबू रोड तक 29 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे में तय हुआ था। बस में बैठे हुए तमाम मुसाफिर बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैं किसी की परवाह किए बगैर बड़े आराम से बस चलाता रहा। मेरा ध्यान देवी की तरफ भी था। अगर मोहन सिंध इसके कब्जे से निकल गया तो सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। टेलीफोन पर आगे इत्तला दे दी जाती और हमें रोक लिया जाता, मगर मुझे कांवरी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। मोहन सिंध को मैं समझ गया था कि वो किस फितरत का आदमी है। देवी अगर 3 दिन तक भी इसे रोके रखे तो वो उफ नहीं करेगा, बल्कि इस हुसैन जाल से खुद भी नहीं निकलना चाहेगा। इबू रोड रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर हम सिर्फ 5 मिनट रुके थे। यहाँ से कुछ और मुसाफिर बस में सवार हुए थे। यहाँ से चंद मील का फासला तय करने के बाद मैंने बस रोक ली। ड्राइविंग सीट पर विक्रम चंद को बिठा दिया और खुद कंडक्टर की ड्यूटी संभाल ली। विक्रम चंद वाकई अच्छा ड्राइवर था। वो बस को मुनासिब रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था। बस की रफ्तार से मुसाफिर भी अब मुतमईन हो गए थे, लेकिन बारिश बदस्तूर होती रही। विक्रम चंद बड़ी महारत से बस चला रहा था। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां भी थीं। मैं कई महीने पहले करिश्मा के साथ थर की तरफ से खदिले से होता हुआ आया था। इस तरफ भी कहीं वसीओ अरीज रेगिस्तान थे और कहीं पहाड़ियां थीं। भाग दौड़ में मुझे वो इलाका अच्छी तरह देखने का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन इस वक्त बस पर सफर करते हुए मैं पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहा था। कहीं पहाड़ियां और कहीं मीलों दूर तक फैले हुए सहरा। दोपहर के वक्त हम पाली पहुंच गए। शहर के फैलाव से लगता था कि इसकी आबादी 2-2.5 लाख के लगभग रही होगी। यहाँ रेलवे स्टेशन भी था। यहाँ से एक लाइन जोधपुर और दूसरी मारोल की तरफ चली गई थी। मारोल ज्यादा दूर नहीं था, वो रेलवे जंक्शन था। एक लाइन जयपुर, दूसरी इबू रोड, तीसरी कुंगलविल से होती हुई उदयपुर की तरफ चली गई थी। इस सफर के दौरान मैंने एक मर्तबा भी देवी की तरफ नहीं देखा था। पाली शहर में दाखिल होने के बाद एक जगह बस रुकी तो मैंने देवी को इशारा किया। वहां उतरने वाले 2 मुसाफिरों के साथ वो भी अपना थैला संभालती हुई उतर गई। तकरीबन 100 गज आगे जाकर मैंने बस रोक ली। विक्रम चंद, मैंने नीचे उतरकर ड्राइविंग साइड की तरफ आते हुए कहा, बस को अड्डे पर ले जाओ, चंद मिनट मेरा इंतजार करना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निमटा कर आता हूँ। ठीक है सरदार जी, पर जरा जल्दी आ जाना, हम पाली के अड्डे पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते, विक्रम चंद ने कहा। मैं बस में एक चुटकी बजाते हुए पहुंच रहा हूँ।
मैंने कहते हुए चुटकी बिजाई और सड़क पार करके एक बाजार में दाखिल हो गया। ये शहर का नवाही इलाका था। देवी भी सड़क पार करके इस तरफ आ रही थी। मैं इसके इंतजार में गिल्ली के मोड़ पर रुक गया और पगड़ी उतार कर सर खुजाने लगा। पगड़ी उतारने से मेरे बाल गर्दन पर फैल गए थे। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। चंद कदम चलने के बाद मैंने अपनी पगड़ी इसके हवाले कर दी, जो इसने थैले में डाल ली। इस गिल्ली में दुकानें इक्का दुक्का ही थीं, ज्यादातर रिहायशी मकान ही थे। हम बातें करते हुए वहां से बहुत दूर निकल गए और फिर एक हज्जाम की छोटी सी दुकान देखकर मैं रुक गया। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। हज्जाम अकेला बैठा पत्ती पर उस तरह तेज कर रहा था। दुकान के सामने नीम का एक दरख्त था। तुम यहाँ दरख्त के नीचे बैठ जाओ, मैं इस हज्जाम से अपना हुलिया दुरुस्त करवा लूं, मैंने देवी की तरफ देखते हुए कहा। देवी दरख्त के नीचे एक पत्थर पर बैठ गई। इसने थैला गोद में दबा रखा था और चादर इस तरह ओढ़ी हुई थी कि चेहरा छप गया था। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो हज्जाम हाथ रोककर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मेरी शक्ल किया देख रहे हो भाया, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे बंदा बना दे तो ये सारे बाल काट दे और दाढ़ी मूंछ, हाँ ये भी साफ कर दे, पर नहीं, मूंछें छोड़ देना, ये तो मर्द की निशानी होती है ना। बैठो, हज्जाम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अगर आपने किसी देहात में हज्जाम की दुकान देखी हो तो समझ ले कि वो दुकान भी ऐसी ही थी। सामने दीवार पर 2 फुट चौड़ा तख्ता लगा हुआ था, जिस पर दीवार के सहारे एक पुराना सा आईना था और इसी के करीब ही उस तरह कैंचिया वगैरह रखे हुए थे। हज्जाम ने फौरन ही काम शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मुस्कराए बगैर नहीं रह सका। सर के बाल 1 इंच से ज्यादा बड़े नहीं थे, दरमियान से मांग बना दी गई थी। टूथ बुर्श टाइप की भारी मूंछें मेरे चेहरे पर बड़ी भली लग रही थीं। मैंने गालिबन 2-2.5 महीनों बाद बाल कटवाए थे और अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। बात यह है भाया, मैंने हज्जाम की तरफ देखते हुए कहा, सिहर माँ आए हैं तो सिहर वालों की तरह रहना चाहिए ना। मैंने 10 का नोट इसके हाथ में थमा दिया तो वो खुश हो गया। देवी दरख्त के नीचे बैठी बूढ़ हो रही थी। मुझे देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। अब तो वाकई बंदे दे पत्थर लग रहे हो, इसने चादर के घूंघट की आल से मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो यकीनन मुस्कुराई भी थी। अब तुम्हें बंदे दी पत्थर बनाता है, मैंने जवाब दिया। हम गलियों ही गलियों में चलते हुए इस इलाके से बहुत दूर निकल आए और फिर एक छोटी सी सराय में दाखिल हो गए। वहां एक कमरा हासिल करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैंने कमरे का सिर्फ 1 दिन का किराया अदा किया था। कमरे में एक ही चारपाई थी। देवी अंदर दाखिल होते ही चारपाई पर गिर सी गई। इसने चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी। 4 घंटे बस में बैठे बैठे कमर अकड़ गई और फिर 1 घंटे तुमने दरख्त के नीचे बिठाए रखा, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कमर सीधी करके अपना हुलिया दुरुस्त कर लो तो चलें यहाँ से, मैं कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी की चूड़ियां थीली हो चुकी थीं, मुझे संभल कर बैठना पड़ा। सामने रखी हुई छोटी सी मेज भी ऐसी ही थी। मैं सराय के मुंशी को चाय के लिए कह आया था। चंद मिनट बाद ही दरवाजा धल से खुला और मैले से लिबास में एक 9 उम्र लड़का चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुलते ही देवी गुलबला कर उठ गई थी। लड़के की उम्र 10-11 साल से ज्यादा नहीं थी। अगर कोई बला इस तरह दरवाजा खोलता तो मैं इस पर चढ़ दौड़ता। चाय के पैसे दे दो, लड़के ने दोनों कप मेज पर रखते हुए मेरी तरफ हाथ फैला दिया। मैंने इससे पूछकर 4 रुपए इसके हाथ पर रख दिए। मैंने इसे बख्शिश नहीं दी। वो मुझे ढूंढता हुआ बाहर निकल गया। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बड़े जोर की भूख लग रही थी, मगर हम ज्यादा देर यहाँ ठहरना भी नहीं चाहते थे। चाय पीकर देवी अपने थैले में से कपड़े निकालने लगी। यहाँ कोई बाथरूम नहीं था। इस किस्म की सराय में ऐसी कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। इसने जुग में पड़े हुए पानी से मुंह हाथ धोया, फिर दरवाजा को कुंडा लगाकर कपड़े बदलने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियां लेता देवी को ताड़ता रहा। लेकिन माहौल और वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं मन को मार रहा था। देवी अपने साथ 2 जूड़े लेकर आई थी। इस वक्त इसने साड़ी पहन ली थी। मैंने भी पैंट शर्ट तब्दील कर ली और इसके कुछ ही देर बाद हम कमरे से बाहर आ गए। देवी ने साड़ी पर चादर ओढ़ ली थी ताकि इसकी तब्दीली को महसूस न किया जा सके, मगर सराय से कुछ दूर आने के बाद इसने चादर उतार कर थैले में डाल ली और थैला मैंने संभाल लिया। मेरा ख्याल था कि बस अड्डे पर हमें जयपुर के लिए कोई ना कोई बस मिल जाएगी, लेकिन बस अड्डे पर पहुंचते ही जो सूरत हाल नजर आई इसने मुझे चौंका दिया। वो बस अभी तक अड्डे पर खड़ी थी, इसमें मुसाफिर भी मौजूद थे। मुझे चूंकि पहचाने जाने का अब कोई अंदेशा नहीं था,
इसलिए हमें सूरत हाल मालूम करने के लिए मजीद आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन चंद ही कदम चलने के बाद देवी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। वो देखो दाएं तरफ शेड के नीचे। मैंने इस तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। अमृत ठाकरे अपने 2 आदमियों के साथ वहां खड़ा था। इसके सामने एक सुतून से विक्रम चंद टेक लगाए बैठा था। इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी अच्छी खासी मुरम्मत हो चुकी थी। दाएं तरफ लल्लूराम भी खड़ा था। लोग दूर दूर खड़े थे। ठाकरे जैसे लोगों के करीब जाना कोई भी पसंद नहीं करता था। ये ड्रामा पता नहीं कब से चल रहा था, मगर कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बात है भाई, वो इस गरीब को क्यों मार रहे हैं? मैंने करीब खड़े हुए एक आदमी से पूछा। वो जो जमीन पर पड़ा है माउंट इबू से आने वाली बस का कंडक्टर है, इस आदमी ने जवाब दिया। और वो ठाकरे है, बहुत बड़ा डाकू और बदमाश। इसने ठाकरे की तरफ इशारा किया। ठाकरे इससे बस के सिख ड्राइवर के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं क्या मामला है। और वो सिख ड्राइवर कहाँ है? मैंने पूछा। कंडक्टर का कहना है और मुसाफिर भी यही कहते हैं कि वो शहर के पहले स्टॉप पर उतर गया था। इसने 10 मिनट में अड्डे पर पहुंचने को कहा था, मगर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, इस शख्स ने जवाब दिया। ड्राइवर कुछ लेकर भागा है क्या? मैंने पूछा। नहीं, किया मामला है? इस शख्स ने कंधे उचक्का दिए। यहाँ तो डाकुओं और बदमाशों की हुकूमत है, कानून तो बिल्कुल बेबस होकर रह गया है। अब देख लो भाई, बेचारे कंडक्टर को मार मार कर अधमा कर दिया, मगर पुलिस का दौर दूर तक पता। पुलिस भी तो उन डाकुओं और बदमाशों से डरती है। मैंने कहा। डरती किया है, घूस खाती है, इस शख्स ने जवाब दिया। जब तक पुलिस वालों के कर्म अच्छे ना होंगे यही कुछ होता रहेगा। मैं जवाब देने के बजाय विक्रम चंद की तरफ देखने लगा। मुझे इसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। इस दौरान लल्लूराम आगे आ गया और लोगों की तरफ देखते हुए चीखा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मुजरा हो रहा है किया? चलो भाग लियो यहाँ से। इसका अंदाज बिल्कुल थर्ड रेट गुंडों जैसा था। इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। इसे इस वक्त ठाकरे जैसे शख्स का आशीर्वाद हासिल था। हालांकि 4 दिन पहले जब मैंने इसे पकड़ा था तो इसकी जान निकली जा रही थी। इसने मेरी तरफ भी देखा था, लेकिन इसके फरिश्ते भी मुझे नहीं पहचान सके थे। चलो निकलो प्यारे, कहीं कोई और रिपेयर ना शुरू हो जाए, देवी ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा। देवी जालंधर की रहने वाली थी। वो मेरे बारे में भी जानती थी कि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, इसलिए अब वो बातों में अक्सर पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करने लगी थी। मैं इसके साथ चल पड़ा। हमारा अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी बस से उतरे हूं या कहीं जाने का इरादा रखते हूं। इस कमीने ठाकरे को शायद ये शुबा हो गया है कि इस बस के सिख ड्राइवर के भेस में तुम थे, देवी ने कहा। इसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन हैरत है वो यहाँ कैसे पहुंच गया। वो पहले से यहाँ मौजूद था और इसे इत्तला मिल गई थी कि तुम इस बस पर सिख ड्राइवर के भेस में आ रहे हो। बात इतनी सहल नहीं जितनी तुम समझ रही हो, मैंने कहा। 4 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहर में मुझे शक्ति का एक पुराना दोस्त लल्लूराम मिल गया था। हाय, वही जिसने तुम्हें मिट्ठू और कोणाल के बारे में बताया था कि वो ठाकरे के हाथ लग गए थे, देवी बोली। हाँ, और अब मुझे यकीन हो गया है कि वो महज इत्तेफाक से ठाकरे के हाथ नहीं लगे थे, मैंने कहा। मनीलाल को ठिकाने लगाने वाली रात कोणाल और मिट्ठू रास्ते में हमारी कार से उतर गए थे। मिट्ठू ने कहा था कि वो रात अपने किसी दोस्त के पास गुजारेंगे और सुबह सवेरे यहाँ से चले जाएंगे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, और मेरे ख्याल में मिट्ठू का वो दोस्त लल्लूराम था जिसे मिट्ठू ने इस रात की कार्रवाई के बारे में बताया होगा। लल्लूराम जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं होते। वो पहले ही से ठाकरे को जानता होगा कि ठाकरे को रोहन के खजाने के सिलसिले में मेरी तलाश है। इसने कोणाल और मिट्ठू को ठाकरे के हवाले कर दिया। मिट्ठू ने अपनी जान दे दी, मगर मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, और कोणाल ने जो कुछ किया और इसके साथ जो कुछ हुआ वो तुमने भी देख लिया था। मगर लल्लूराम आज की इस कहानी में कहाँ फुट होता है, देवी ने कहा। 4 दिन पहले वही लल्लूराम मुझे मिला था और मुझे यकीन है कि इसने मुझे पहचान लिया था, मगर कुछ बोला नहीं था। बाद में इसने ठाकरे को मेरे बारे में बता दिया होगा, मगर वो यहाँ कैसे पहुंच गया? मेरा मतलब है ठाकरे को कैसे पता चला कि तुम सिख ड्राइवर के भेस में हो? देवी ने पूछा। मेरा ख्याल है आज सुबह लल्लूराम ने मुझे बस में देख लिया था और वो ठाकरे को बताने के लिए भागा होगा, मैंने कहा। सफेद पेंट शर्ट वाला वो गुंडा जो अभी कुछ देर पहले लोगों को वहां से हटा रहा था, वो लल्लूराम था। किया? देवी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाय, मैंने कहा।
इसने ठाकरे को बताया होगा और ठाकरे ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। इसको रवानगी में देर हुई होगी, वरना वो हमें रास्ते ही में रोक लेते। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ कि हम शहर के नवाही इलाके में बस से उतर गए थे। अड्डे तक आते तो शायद धर लिए जाते। अब क्या इरादा है? देवी ने पूछा। जो भी बस रवाना होती हुई नजर आए, इस पर सवार हो जाओ, मैंने कहा। उन्हें ये तो मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ कोई औरत भी है, लेकिन इस तरफ भी मेरी तलाश में आदमी जरूर भेजे होंगे जहां मैं बस से उतरा था, और अगर वो हज्जाम की दुकान तक पहुंच गए तो उन्हें सारी कहानी का पता चल जाएगा। मुझे तो बेचारे मोहन सिंह पर तरस आ रहा है, देवी ने कहा। अगर वो उनके हाथ लग गया तो न जाने इसका क्या हशर करेंगे। शाम तक तो वो कांवरी ही के कब्जे में रहेगा, मैंने जवाब दिया। इससे छूटते ही वो बस स्टेशन जाएगा और फिर पुलिस थाना होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है इसे कुछ नहीं होगा। अलबत्ता माउंट इबू में कांवरी की और दूसरे शहरों में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। अगर कांवरी उनके हाथ लग गई तो? देवी बोली। वो ज़हीन लौकी है, मैंने जवाब दिया। वो मोहन सिंह को तुम्हारे ही मकान में छोड़कर अपने बंगले पर चली जाएगी। मैंने इसे समझा तो दिया था कि जैसे ही हालात पर सुकून हूँ कहीं और चली जाए। हम बातें करते हुए जोधपुर जाने वाली बसों के स्टैंड पर पहुंच गए। मैंने मालूम किया तो पता चला कि जोधपुर के लिए 10 मिनट बाद एक बस रवाना होने वाली है। मैंने जल्दी से टिकट खरीद लिए और एक स्टॉल से खाने की कुछ चीजें खरीद ले। किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का वक्त नहीं था। नान, पकौड़े और कुछ और चीजों के अलावा मैंने पानी की एक बोतल भी ले ली थी। भूख इस शिद्दत की लग रही थी कि मजीद सब्र नहीं हो सका। बस में अपनी सीट पर बैठते ही हमने खाना खाना शुरू कर दिया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इस तरह खाना खाने वाले हम अकेले नहीं थे। हमारी आगे वाली सीट पर एक जोड़ा और पिछली सीटों पर भी 2-3 आदमी कुछ ना कुछ खा रहे थे। ये सफ़र भी खासा तवील साबित हुआ था। हम शाम 6 बजे के करीब जोधपुर पहुंच गए। वसीओ अरीज रेगिस्तान के बेचैन बीच पहाड़ियों पर आबाद इस शहर की शान ही निराली थी। ये शहर सबके लिए अपनी आगोश वा किए हुए था, मगर रेत के दाखिले पर पाबंदी थी। शहर के चारों तरफ 10 मील के फासले पर ऊंची दीवार थी ताकि सहरा की उड़ती हुई रेत को शहर में फैलने से रोका जा सके। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए थे, इसलिए घूमने फिरने के बजाय हमने किसी महफूज जगह पर तुक जाने को तरजीह दी। रुतुंदर के इलाके में डिफेंस लिबार्ट्री रोड पर होटल कारितिक भून से कुछ फासला पर दरमियाने दर्जे के एक रिहायशी होटल की 7वें मंजिल पर हमें एक 3 बेड वाला कमरा मिल गया। ये होटलों वाले भी अजीब लोग होते हैं। मुसाफिरों को लौटने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अकेला आदमी होगा तो माजरत कर लेंगे कि कोई सिंगल बेडरूम खाली नहीं है, इससे डबल बेडरूम का किराया वसूल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुसाफिर 2 होंगे तो उन्हें ट्रिपल बेडरूम देंगे। हम अगर कोशिश करते तो किसी और होटल में डबल बेड का कमरा मिल सकता था, मगर हम घूमने फिरने के मौड में नहीं थे, इसलिए ट्रिपल बेड वाला कमरा ही ले लिया। यह भी मैंने सिर्फ 1 दिन का किराया दिया था और रजिस्टर पर आमद के खाने में बीकानेर और जाने के खाने में माउंट इबू लिखा था और आमद का मकसद सैर व तफरी तहरीर किया था। बाहर से इस होटल की बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत थी, मगर अंदर से ये निहायत थर्ड क्लास साबित हुआ था। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। लोहे के स्प्रिंग वाले 3 बेड थे जिन पर निहायत घटिया मैट्रेस और मैली सी चादरें बिछी हुई थीं। एक झूलती हुई मेज और 2 कुर्सियां थीं। एक दीवार पर कैलेंडर टंगा हुआ था जिस पर श्री देवी की नीम उरिया तस्वीर थी। वो तस्वीर कुछ ज्यादा ही फरी स्टाइल अंदाज में खींची गई थी। एक दीवार में हज़म अलमारी बनी हुई थी जिसमें कंक्रीट के शेल्फ लगे हुए थे जिस पर पुराने अखबार बिछे हुए थे। अलमारी का दरवाज़ा वगैरह नहीं था। मैंने थैला इस अलमारी में रख दिया और जूते उतारे बगैर एक पलंग पर नीम दराज हो गया। देवी भी दूसरे पलंग पर लेट गई थी। खाने का क्या बंदोबस्त होगा? कुछ देर बाद देवी ने पूछा। हम थैला कमरे में छोड़कर नहीं जा सकते, ना ही इसे साथ साथ लिए घूम सकते हैं। मैंने कहा, खाना हमें कमरे ही में मंगवाना होगा। ये होटल ऐसा है तो यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं होगा, देवी बोली। मजबूरी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं तो कई महीनों से अच्छे खाने को तरस गया हूँ। राजस्थान से निकलने के बाद ही कोई ढंग की चीज खाने को मिलेगी। मैंने उठकर कॉल बेल का बटन दबा दिया। वेटर तकरीबन 10 मिनट बाद आया। इसने अगरचे होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मगर यूनिफॉर्म इस कदर मैली थी जैसे महीने भर से इसके जिस्म से अलग ना हुई हो। मैंने खाने के बारे पूछा तो वो दर्जनों नाम गनवाता चला गया, मगर एक चीज का नाम भी मेरी समझ में नहीं आया। दाल चावल है ना? नहीं, देवी ने इसे ढूंढते हुए पूछा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, वेटर ने जवाब दिया। तो फिर दाल चावल ही ले आओ, देवी ने कहा। वेटर हमें घूरता हुआ बाहर चला गया।
इसका ख्याल था कि हम कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर देंगे जिससे उन्हें हमारी खाल उतारने का मजीद मौका मिलेगा। वेटर की वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। चावल प्लेटों में अलग थे और दाल एक प्याले में अलग थी। बस पानी ही पानी था। दाल का दाना गौता लगाकर ढूंढने से ही मिल सकता था। खाना खाने के बाद हम दोनों देर तक खिड़की में खड़े बाजार की रौनक देखते रहे।